चैप्टर 13। हा 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 हा। हंसी की एक लहर हॉल में गूंज उठी। आर्यन, मेरा दिल खून से लथपथ है। कबीर ने अपनी छाती पकड़ ली, एक इशारा जो उसके पछतावे की बहुत सारी बातें कहता था। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ शर्त नहीं लगाता। यह मेरे 2 महीने का वेतन है। आर्यन की मुस्कान उसके होठों के कोनों पर खिंच गई, एक भौं मनोरंजन में उठी। क्या यह सही है? उसने टिप्पणी की। अभी कुछ दिन पहले मैंने करण को थोड़ी सी टिप दी थी। मजेदार बात यह है कि यह शायद आपके 2 महीने के वेतन के बराबर है। अरे, तुलना खुशी का चोर है। कबीर ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया, स्पष्ट रूप से असंतुष्ट। फिर लगभग तुरंत उसका स्वर बदल गया क्योंकि उसने चापलूसी भरे अंदाज में पूछा, क्या तुम्हारे घर को और नौकरों की जरूरत है? इस पर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। उसके बाद तिरस्कार की लहर दौड़ गई। कबीर मेहता, तुम्हारी ईमानदारी कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, मिस्टर मेहता, क्या तुमने अपनी ईमानदारी को कुत्तों के हवाले कर दिया? क्या सिंह मेंशन को और स्टाफ की जरूरत है? क्या तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो? ठीक है। आर्यन ने अपने माथे को रगड़ा, अविश्वसनीय रूप से निराश। तुम लोग, गंभीरता से, क्या तुम्हें लगता है कि पैसे होने से तुम्हें जो चाहे करने का अधिकार मिल जाता है? आर्यन की मुस्कान गहरी हो गई। उसने अपनी जेब से एक चेक निकाला, उस पर हस्ताक्षर किए और कहा, मेरे पास आज का बिल है। हस्ताक्षर करने के बाद उसने उसे अपने पास खड़े सर्वेंट को सौंप दिया। कबीर और नकुल ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें समझ से चमक रही थी। एकदम सही तालमेल में वे दोनों उत्सुक चाटुकारों की तरह व्यवहार कर रहे थे। जो चाहो करो, जो चाहो करो, पैसे के साथ, बेशक, तुम जो चाहो कर सकते हो। चलो, जल्दी करो और बैठो, मिस्टर आर्यन। मैं तुम्हारे कंधों को सहलाऊंगा। रायगढ़ के सामाजिक हलकों में नकुल, कबीर और आर्यन को एक मजबूत तिकड़ी के रूप में जाना जाता था। अपने प्रभावशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण एक साथ बड़े हुए, तीनों बचपन से ही अविभाज्य थे। समय के साथ वे स्वाभाविक रूप से शहर के प्रभावशाली लोगों के सरगना बन गए। हालांकि जब से आर्यन ने 1 साल पहले पारिवारिक व्यवसाय संभाला है, तब से वह शायद ही कभी इन लोगों के साथ घुल मिल पाता है। हालांकि नकुल और कबीर आर्यन के प्रति कितने भी चापलूस क्यों न दिखें, वास्तव में उनमें से किसी के पास सैन्य और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में हलचल मचाने के लिए पर्याप्त प्रभाव था। आर्यन के आते ही कमरे में ऊर्जा बढ़ गई। कुछ ड्रिंक्स के बाद समूह का व्यवहार बदलने लगा। कुछ लोग संदिग्ध खेलों में शामिल हो गए, जो उचित सीमा को लांघ रहे थे। इसे मुझे सौंप दो, आर्यन ने कबीर से कहा, इस तरह के खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए। नकुल के कंधे पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए कबीर ने कहा, आर्यन, जल्दी मत करो। मैं एक लंबी छुट्टी पर हूँ और हम सभी काफी समय से इकट्ठे नहीं हुए हैं। क्यों न पहले हम कुछ मौज-मस्ती करें? नकुल के चेहरे की खूबसूरती और लंबा, प्रभावशाली कदकाठी उसे एक ऐसा व्यक्ति बनाता था जिसे ज्यादातर महिलाएं गुप्त रूप से आकर्षक पाती थीं। इसलिए नकुल के रोमांटिक कारनामे वास्तव में कई थे और वह लगातार एक लड़की से दूसरी लड़की के पास जाता रहता था। हालांकि नकुल को आकर्षक, बादाम के आकार की आंखों का आशीर्वाद मिला था, लेकिन वह उच्च मानकों वाला व्यक्ति था। यहाँ तक कि जब डेटिंग की बात आती थी, तो वह केवल कुंवारी लड़कियों का पीछा करता था। एकमात्र व्यक्ति जिसे साफ माना जा सकता था वह संभवतः आर्यन था। वर्षों से अफवाहों में अनगिनत महिलाओं से जुड़े होने के बावजूद नकुल और कबीर दोनों सच्चाई जानते थे। आर्यन एक साधु की तरह था, जो कभी भी शारीरिक सुखों में लिप्त नहीं होता था। और इस वजह से दोनों हमेशा साजिश रचते रहते थे, उसे एक असली आदमी में बदलने के तरीके खोजने की कोशिश करते थे। हालांकि हर बार जब कोई विचार बनता था और उसे अमल में लाने वाला होता था, तो आर्यन उसे तुरंत ही खत्म कर देता था। मुझे खुद को दोहराना पसंद नहीं है, आर्यन ने कहा। उसके होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खेल रही थी। उसने नकुल और कबीर को देखा, उसकी निगाह में खतरे का एक स्पष्ट संकेत था। कबीर ने अपनी नाक को छुआ। ठीक है, चलो बात करने के लिए कहीं और चलते हैं। उन्हें आर्यन के पार जाने के बाद जो अराजकता हुई, वह अच्छी तरह याद है, जब जंगल में आग की तरह निंदनीय अफवाहें फैल रही थीं।
आर्यन काफी अनुकूल था, तुरंत खड़ा हो गया और दूसरे कमरे में जाने के लिए उनके साथ शामिल हो गया। कबीर ने रिमोट पर एक बटन दबाया और उनके सामने एक 3D प्रोजेक्शन प्रकट हुआ। दृश्य में एक बिना लाइसेंस वाली वैन को एक शव को फेंकते हुए दिखाया गया था। 2 युवकों को एक वैन से एक बेजान युवती को खींचते हुए देखा गया। उन्होंने उसे जंगल में फेंक दिया, जल्दी से अपने आसपास की जगह को स्कैन किया और तुरंत गाड़ी चलाकर चले गए। माउंट मेपल में हमारे पास केवल ड्राइववे के पास निगरानी है। वे लोग पिछली सड़कों से आए थे, इसलिए हम यह नहीं पकड़ पाए कि वे कहाँ से आए थे या बाद में कहाँ गए थे। कबीर ने बात करते हुए लापरवाही से सोफे पर झुक गया। नकुल खड़ा था, पैर फैलाए हुए था, हाथों को अपनी छाती पर रखा हुआ था और निगरानी फुटेज का अध्ययन कर रहा था। वे दोनों लोग शायद अंडरवर्ल्ड से हैं, उसने स्क्रीन पर अपनी आंखें गड़ाते हुए कहा। वे एक साधारण मिनीवैन चला रहे थे, कुछ खास नहीं। उनके हावभाव से ऐसा लग रहा था कि उन्हें पूरा यकीन है कि लड़की पहले ही मर चुकी है। अचानक आर्यन ने कहा, इसे बड़ा करो। आखिर क्या ये फुटेज को आर्यन देगा अन्ना को या फिर इस फुटेज से पड़ जाएंगे वह लोग, सोच में जाने के लिए पढ़िए अगला पार्ट। चैप्टर 14। कबीर की भवें तन गई। गंभीर झटके की वजह से शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं है, जिससे लगता है कि किसी ने उस पर हमला नहीं किया। कबीर ने एक पल के लिए सोचा, यह किसी ऊंची जगह से गिरने की वजह से हुआ होगा और उसके गिरने के लिए वे दोनों ही जिम्मेदार हैं। आर्यन ने कहा, उसकी आंखों में ठंडक झलक रही थी। नकुल, क्या वह वही लड़की थी जिसने पिछली बार रायगढ़ की पहाड़ियों पर दौड़ लगाई थी? आर्यन ने संदेह जताया। निगरानी फुटेज में लड़की को गाड़ी चलाते हुए साफ देखा गया था, लेकिन यह किसी वास्तविकता से ज्यादा एक बड़ा मजाक लग रहा था। कबीर भी उस समय उत्सुक था। वैसे आर्यन, तुम उसे घर नहीं लाए, अब हालात कैसे हैं? आर्यन ने स्क्रीन पर लड़की की तस्वीर को घूरते हुए संक्षेप में जवाब दिया, हाँ यही है, चलो चलते हैं। कबीर और नकुल ने एक दूसरे को देखा, फिर भौहें चढ़ा दी। आर्यन के बर्ताव में कुछ अजीब था। वह काफी देर से चुप बैठा था। उसने अपनी गर्दन घुमाई, जिससे हड्डियों की एक हल्की आवाज आई और कमरे में गूंज गई। क्या तुम लोग जानते हो कि वह लड़की कौन है? आर्यन के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। नकुल कुछ देर से आर्यन के हावभाव पर नजर रखे हुए था। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि एक गहरी सांस ली। अरे आर्यन, तुम वाकई भाग्यशाली हो कि इस मिशन की रिपोर्ट अभी तक ऊपर नहीं भेजी गई। तुम्हारी हरकतें देखकर तो यही लगता है कि तुम्हारी वजह से ही सारी लड़कियां परेशानी में आ जाती हैं। कबीर की इस मजाकिया टिप्पणी पर नकुल पहले ही अपना सिर पकड़ चुका था। उसे पहले से अंदाजा था कि आगे क्या होने वाला है। वह आराम से बैठ गया और नाटक देखने लगा। निश्चित रूप से आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। वह कबीर की ओर मुड़ा और अचानक मुस्कुरा दिया। चैप्टर 15। यह वास्तव में एक तरफा ऐलान था। अन्ना ने घर पर बस 1 घंटे की नींद ली थी जब उसकी आंख खुली। मिस अन्ना, वसुंधरा मैडम ने स्टडी रूम में बुलाया है, शांता आंटी ने आवाज दी। ठीक है, अन्ना ने जवाब दिया। उसकी भौहें हल्की सी तन गईं। उसने जल्दी से कपड़े पहने और स्टडी की तरफ बढ़ गई। दरवाजे तक पहुंचते ही अंदर से तेज आवाजें सुनाई देने लगी। बता, क्या तूने अपनी बहन को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहरी लोगों से साजिश रची थी? अरविंद की भारी और गुस्से से भरी आवाज कमरे में गूंज रही थी। अन्ना ठिठक गई। अंदर नजर घुमाई तो रोहिणी सिसक रही थी। पापा, सच कह रही हूँ, मैंने कभी अपनी बहन को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखा। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि वे लोग ऐसे हैं, तो मैं उसे उनके साथ जाने ही नहीं देती, रोहिणी ने रोते हुए कहा। सच में? अरविंद ने संदेह से उसे देखा। हाँ पापा, मैं उन्हें जानती तक नहीं। वे हमारे स्कूल के नहीं थे। मैंने उन्हें पहले भी दीदी के साथ घूमते हुए देखा था, तो मुझे लगा कि वे उनके दोस्त होंगे। लेकिन मैं कैसे जानती कि वे दीदी को नुकसान पहुंचाएंगे? उसी वक्त अन्ना ने स्टडी में कदम रखा। उसकी नजर रोहिणी पर गई, फिर उसने अरविंद की तरफ देखा। पापा। अन्ना, रोहिणी कह रही है कि तू उन लड़कों को जानती थी। अगर ऐसा है, तो तू अपनी बहन को दोष नहीं दे सकती।
दोस्ती में बेवकूफ़ी करना तेरी गलती है और हमारे परिवार में इस तरह की मूर्खता के लिए कोई जगह नहीं। अरविंद की आवाज़ कठोर थी। उनकी नज़र में रोहिणी की बात का विश्वास करना ज्यादा आसान था। इसके अलावा तू इस घर की बेटी है। तुझे अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। हमारे घर की इस मिट्टी में मिलाने की हिम्मत कैसे की तूने? अरविंद की आवाज और कड़ी हो गई। अन्ना बस खड़ी रही। उसकी आंखों में एक अलगसी शांति थी। मैं उन्हें नहीं जानती, उसने ठंडे स्वर में कहा। थप्पड़। कमरे में सन्नाटा छा गया। अरविंद का हाथ अभी भी हवा में था, जबकि अन्ना की नजरें उससे मिली हुई थी। फिर उसने रोहिणी की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। लेकिन मैं तुझे उनके साथ अक्सर घूमते हुए देखती थी। रोहिणी अंदर से घबराई, लेकिन खुद को शांत दिखाने की कोशिश करती रही। अन्ना, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है। मुझे उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी और तुझे वहां नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था कि वे तुझे नुकसान पहुंचाएंगे। मैंने तो तुझे ही उनके साथ देखा था। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? उसकी आंखों में आंसू थे, मानो वो बहुत बड़ी नाइंसाफी झेल रही हो। मुझे पता है कि तुझे मैं पसंद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगाएगी। पापा ने हमेशा सिखाया है कि अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए, और मैं किसी झूठ को नहीं मानूंगी। अरविंद ने उसकी बात सुनी और गहरी सांस ली। वो पहले से ही अन्ना पर शक कर रहा था, अब रोहिणी की बातें उसे और यकीन दिला रही थी। ईमानदारी का मतलब कब से झूठ बोलना और धोखा देना हो गया। अन्ना ने मजाक भरी मुस्कान बिखेरी। उसकी आवाज में हल्की चुभन थी। अन्ना, अरविंद गुस्से से गरजा। अन्ना की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने महसूस किया कि अरविंद उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा। मुझे लगा था कि तू अपनी चोट के बाद सुधर जाएगी, लेकिन नहीं। तुझे तो कोई पछतावा ही नहीं। बेशर्मी से उन गुंडों के साथ घूमती है और ऊपर से झूठ बोलकर अपनी बहन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तू हमारे परिवार के लिए एक शर्मिंदगी है। मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानता। अरविंद की आवाज कठोर और तीखी थी। रोहिणी डर के मारे पीछे हट गई। अन्ना ने हल्का सा हंसते हुए सिर उठाया। आपने मुझे कब अपनी बेटी माना है, मिस्टर अरविंद? उसकी आवाज में ठंडापन था। उसकी बात सुनकर अरविंद का चेहरा सख्त हो गया। आपने हमेशा रोहिणी को मुझसे ऊपर रखा। उसके हर झूठ को सच माना, लेकिन मेरी हर सच्चाई को नजरअंदाज किया। अगर आज मैं झूठ बोल भी रही होती, तो भी आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। उसकी आंखों में कुछ चमक उठा, कुछ ऐसा जो अरविंद ने पहले कभी नहीं देखा था। तू? गुस्से में अरविंद ने अपनी ड्रॉर खोली और अंदर रखी रिवॉल्वर निकाली। अन्ना की आंखें जरा भी नहीं झपकी। अगले ही पल, जैसे ही अरविंद को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया, उसने फौरन रिवॉल्वर वापस रख दी। दरवाजे के बाहर खड़ी वसुंधरा की आंखों में हल्की मुस्कान उभर आई। देखते हैं अब तू इस मुसीबत से कैसे निकलेगी, छोटी चुड़ैल। अन्ना ने अरविंद की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसकी पूरी तवज्जो सिर्फ रोहिणी पर थी। तुम कह रही थी कि मैंने उन लड़कों के साथ वक्त बिताया है। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। तो बता, मैंने उनके साथ कब और कहाँ वक्त बिताया? हम क्या कर रहे थे? स्कूल में हर जगह कैमरे लगे हैं, है ना? चल, फुटेज निकलवाते हैं। रोहिणी के चेहरे से जैसे खून उतर गया। अन्ना के इस आत्मविश्वास ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। अरविंद की नजरें भी रोहिणी पर टिक गईं। जवाब दे। रोहिणी की आंखों में आंसू आ गए। अगले ही पल वो फूट फूट कर रोने लगी। पापा, मुझे मत बताइए कि आप भी मुझ पर शक कर रही हैं। चैप्टर 16। यार्डली मेंशन के स्टडी रूम में गहरा सन्नाटा था, माहौल तनाव से भरा हुआ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और नौकरानी शांता अंदर आई। मिस्टर यार्डली, यह एक अजनबी ने दिया है और खास तौर पर कहा कि इसे सीधे आपको सौंपा जाए। इसे दो। अरविंद यार्डली ने बिना देर किए लिफाफा खोला और अंदर से तस्वीरों का एक बड़ा ढेर निकाला। जैसे ही उन्होंने तस्वीरें देखी, उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वह अपनी कुर्सी से उठे और एक जोरदार थप्पड़ जड़ा, जिससे रोहिणी जमीन पर गिर पड़ी। वह स्तब्ध रह गई, उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया था। पापा। उसने सदमे में अरविंद को देखा। तभी वसुंधरा तेजी से अंदर आई और रोहिणी को संभालने की कोशिश की। अरविंद, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? तुम खुद देख लो,
अरविंद ने तस्वीरों का ढेर उसकी ओर उछाल दिया। तुम्हारी बेटी दिन भर किन लोगों के साथ घूम रही है? वसुंधरा और रोहिणी ने फौरन तस्वीरें उठाईं। उनमें रोहिणी को गुंडों के एक झुंड के साथ देखा जा सकता था और उनमें से एक तस्वीर में अन्ना का अपहरण होते हुए दिखाया गया था। जैसे ही रोहिणी की नजर तस्वीरों पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं पापा, ये तस्वीरें झूठी हैं, किसी ने इनके साथ छेड़छाड़ की होगी। हाँ अरविंद, तुम सिर्फ कुछ तस्वीरों के आधार पर रोहिणी पर शक नहीं कर सकते, वसुंधरा ने कहा। मुझे पूरा यकीन है कि यह अन्ना की कोई चाल होगी। तुम उसके झांसे में मत आओ। रोहिणी बचपन से ही हमेशा आज्ञाकारी रही है, वह ऐसे लोगों के साथ कैसे घूम सकती है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि नकली तस्वीरें पहचान नहीं सकता? अरविंद ने गुस्से में कहा। तुरंत वसुंधरा चुप हो गई। देख लो तुम्हारी परवरिश का नतीजा। आज से रोहिणी को 2 महीने तक घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी और अगले 6 महीने तक उसकी पॉकेट मनी आधी कर दी जाएगी। रोहिणी फूट फूट कर रोने लगी। वसुंधरा भी उसके साथ रोने लगी और उसे कमरे में ले गई। अन्ना यह सब चुपचाप देख रही थी। जैसे ही उसकी नजर फर्श पर बिखरी तस्वीरों पर गई, उसके मन में एक ही सवाल उठा, ये तस्वीरें भेजी किसने? अरविंद को तो यही लगा कि रोहिणी बस गुमराह हो गई थी और उसने अनजाने में अन्ना को नुकसान पहुंचाया। लेकिन रोहिणी के लिए यह पहली बार था जब उसके पिता ने उसे थप्पड़ मारा था, पहली बार इतनी बड़ी सजा दी थी। उसने गुस्से में अन्ना को घूरा, जैसे उसे टुकड़ों में काट डालना चाहती हो। जब स्टडी रूम में सिर्फ अरविंद और अन्ना रह गए, तो अरविंद ने गहरी सांस ली और कहा, अन्ना, मैं थोड़ा ज्यादा भावुक हो गया था। इसे दिल पर मत लो। हम परिवार हैं, इसलिए इसे यहीं खत्म करो। रोहिणी का कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन आगे से ज्यादा सावधान रहना। यार्डली परिवार की बेटी होकर रात भर बाहर घूमना सही नहीं है। अन्ना हल्का सा हंसी। तो आप चाहते हैं कि मैं अपनी लाश वापस लाऊं? अरविंद चुप हो गए। अन्ना ने फर्श पर बिखरी तस्वीरों पर एक नजर डाली और स्टडी रूम से बाहर निकल गई। अरविंद ने उसकी पीठ को जाते हुए देखा, उनका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह टेबल पर रखी बंदूक को देखने लगे। उन्हें याद आया कि जब पहली बार उन्होंने अन्ना पर बंदूक तानी थी, तब उसने एक बार भी पलक नहीं झपकाई थी। उसमें डर बिल्कुल नहीं था। अन्ना अपने कमरे में पहुंची। उसने अपनी हथेली खोली। एक तस्वीर जो कुछ समय पहले फर्श पर गिरी थी, अब उसके हाथ में थी। यह वही आदमी था जिसने इस शरीर की पिछली मालकिन को मार डाला था। लेकिन सवाल ये था कि ये तस्वीरें भेजी किसने? तस्वीरें भेजने का समय भी बहुत अजीब था। अचानक अन्ना के दिमाग में एक चेहरा कौंध गया। क्या ये वही हो सकता है? इस बीच सिंह गार्डन में। सर, तस्वीरें और सबूत सही समय पर डिलीवर कर दिए गए हैं, करण ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाते हुए कहा। आर्यन के सामने एक होलोग्राम स्क्रीन खुली, जिसमें एक स्कूल यूनिफॉर्म में लड़की के कई डेटा, वीडियो और तस्वीरें दिखाई दे रही थी। आर्यन ने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया और हल्की आवाज में कहा, दिलचस्प। फिर उनकी नजर स्क्रीन पर टिक गई। इसका चेहरा देखकर लगता है जैसे यह पूरी तरह बदल चुकी है। चैप्टर 17। अन्ना यार्डली। नाम तो बस एक औपचारिकता थी, क्योंकि इस शरीर में अब सिया की आत्मा थी। लेकिन इस नाम के पीछे की कहानी? स्क्रीन पर उसके बारे में दिखाई गई जानकारी में कुछ भी खास नहीं था। अगर उसके परिवार की प्रतिष्ठा हटा दी जाए, तो बाकी सब कुछ साधारण था। उसकी पढ़ाई औसत से भी नीचे थी। हर बार परीक्षा में वह सबसे कम अंक लाती, खेलों में हमेशा पीछे रह जाती और हर सेमेस्टर में कई विषयों में फेल हो जाती। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह असफलता की परिभाषा थी। लेकिन आर्यन सिंह को कुछ तो अजीब लगा। करण, कौशल ग्रुप ने पोलारिस अकादमी में निवेश किया है ना? हाँ सर। आर्यन ने सामने लगी स्क्रीन को देखा और अपनी उंगलियों से टेबल पर हल्की थाप दी। बिल्कुल सही समय है। परसों हम पोलारिस अकादमी जा रहे हैं। वहां के अनुसंधान संस्थान के फंडिंग से जुड़ी चर्चा भी करनी होगी। करण ने हल्का सिर झुकाया। मैं तुरंत तैयारी करवा दूंगा। आर्यन ने सिगरेट जलाई और हल्की झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई।
धुआं उसकी उंगलियों के बीच से होता हुआ हवा में घुल रहा था, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी स्क्रीन पर टिकी थी। अजीब बेचैनी हो रही थी उसे। वह उसे फिर से देखना चाहता था। अन्ना यार्डली, तुम कौन हो? अन्ना अपने कमरे में अकेली बैठी थी जब अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। बाहर आओ, मैं बाएं गलियारे में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अन्ना ने मैसेज पढ़ा और हल्की मुस्कान आई। बिना ज्यादा सोचे समझे वह दरवाजा खोलकर उस दिशा में चल दी। बाएं गलियारे में कम ही लोग आते जाते थे और इस समय तो हवेली के ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। वहां अंधेरा था। लाइट स्विच दबाया तो पता चला कि वह खराब था। अचानक उसके पीछे किसी की तेज सांसों की आवाज आई। अन्ना झट से पीछे हटी और अंधेरे में छिपी आकृति के वार से बच गई। रोहिणी। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन थी। रोहिणी के हाथ में लोहे की छड़ थी जिससे वह अन्ना पर वार करने वाली थी, लेकिन अन्ना का शरीर अंधेरे में भी तेजी से ढल जाता था। वह 3 सेकंड के भीतर ही सब कुछ साफ साफ देखने लगी, जबकि रोहिणी अब तक अंधेरे में हाथ पैर मार रही थी। तू कायर है? अगर हिम्मत है तो सामने आ, रोहिणी गुस्से में चिल्लाई, लोहे की छड़ को जोर से घुमाते हुए। अन्ना हल्का सा हंसी। अगर तू इतनी बहादुर है तो मुझे ढूंढने की कोशिश करना। रोहिणी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने यह जगह इसलिए चुनी थी क्योंकि हवेली का यह हिस्सा ध्वनिरोधी था। यहाँ कोई कितना भी चिल्लाए, आवाज बाहर नहीं जाती। उसे लगा था कि वह अन्ना को आसानी से हरा देगी, लेकिन अब खुद को ही असहाय पा रही थी। हरामजादी, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? अन्ना को अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस हुआ, लेकिन वह डरी नहीं। वह पहले भी इससे गुजर चुकी थी। धमाक! एक जोरदार झटका लगा और रोहिणी जमीन पर गिर पड़ी। उसने दर्द में कराहते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाती, अन्ना ने बेरहमी से उसकी कलाई पर पैर रख दिया। झुकते हुए अन्ना ने उसकी ठुड्डी पकड़ ली। क्या तुझे तमीज नहीं सिखाई गई? उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। रोहिणी की आंखें डर से फैल गईं। इस वक्त अन्ना पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर जमाए बैठा हो। मुझे जाने दे, रोहिणी चीख पड़ी। अगर पापा को पता चल गया कि तूने मेरे साथ ऐसा किया तो वह तुझे मार डालेंगे। अन्ना हल्के से मुस्कुराई। और अगर उन्हें पता चल गया कि तूने मुझे मारने के लिए एक हत्यारे को भेजा था, क्या तुझे लगता है वे तुझे छोड़ देंगे? रोहिणी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अन्ना की नजर और भी ठंडी हो गई। मुझे झूठ बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर धमाक। चैप्टर 18। इस छोटे से गलियारे में एक जोरदार तमाचा गूंजा। रोहिणी ने दर्द से कराहते हुए कहा, तुम मुझे नहीं मार सकती। तुम खुद को क्या समझती हो? तुम तो एक बिना माँ की। एक और जोरदार थप्पड़ पड़ा, जिससे उसके शब्द अधूरे रह गए। अन्ना की आंखों में ठंडापन था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रोहिणी को लगा जैसे उसकी पूरी शक्ति खत्म हो गई हो। रोहिणी गुस्से से हाँफ रही थी। उसकी नज़र पास पड़ी लोहे की छड़ पर पड़ी, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक योजना आई। जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, लोहे की छड़ अप्रत्याशित रूप से अन्ना के हाथ में जा पहुंची। रोहिणी तुरंत जम गई। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे जैसे लोगों को क्या कहा जाता है? अन्ना का स्वर शांत था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक खतरनाक धार थी। एक दोमों वाली चालबाज। रोहिणी के गुस्से से दांत भींच लिए। उसका हाथ दर्द से सुन्न हो गया था, लेकिन वह चाहती थी कि किसी तरह अन्ना को चोट पहुंचा सके। अन्ना हल्की सी मुस्कराई और अपना पैर हल्का सा हिलाया।
रोहिणी को लगा कि अब उसे राहत मिलेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके हाथ पहले ही बुरी तरह कुचल चुके थे। वह दर्द से चिल्ला पड़ी और गुस्से में अन्ना को घूरने लगी। भविष्य में तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपना व्यवहार सही रखो, अन्ना ने सख्त लहजे में कहा। अन्यथा मैं यह गारंटी नहीं दे सकती कि तुम कितने दिन और जी पाओगी। रोहिणी की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसके पूरे शरीर में झुरझुरी उठ गई और वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई। अन्ना ने लोहे की छड़ को जमीन पर गिरा दिया और पलटकर कहा, ओ, और एक बात, अगली बार मुझ पर चुपके से हमला करने की कोशिश मत करना, वरना हो सकता है कि इस बार मैं तुम्हें थोड़ा ज्यादा जोर से मार दूं। उसकी मुस्कान के पीछे छिपी सख्ती किसी भी धमकी से ज्यादा डरावनी थी। यह कैसे हो सकता है? रोहिणी का दिल अंदर ही अंदर चीख उठा। उसे आज तक किसी ने इस तरह नहीं हराया था। चाहे स्कूल हो या घर, उसे हमेशा ऊंचे स्थान पर रखा गया था। लेकिन अब, जब से अन्ना वापस आई थी, रोहिणी को ऐसा लगने लगा था कि वह एक असहाय जोकर बन गई है, जिसके साथ खेला जा रहा है। अन्ना, तुम मर क्यों नहीं गई? क्यों? अगर पहले ही उसने अन्ना पर वार कर दिया होता, तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। रोहिणी गुस्से से जल रही थी। उसने पहले कभी किसी की इतनी बुरी तरह मौत नहीं चाही थी जितनी अब चाह रही थी। अन्ना ने उसकी आंखों में झांका, क्रोध, अपमान और घृणा से भरी हुई आंखें। फिर अन्ना के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। तो यह तुम्हारा असली रंग है ना? अचानक रोहिणी को लगा कि उसका गला कस रहा है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे दबोच रही हो। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया और वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गई। हवा में अजीब सी ठंडक घुल गई थी। तभी अन्ना ने अपने चारों ओर नजरें घुमाईं। पास की सांसों की स्थिर लय उसके कानों तक पहुंची। उसने एक हल्का सा कदम पीछे लिया और पीछे मुड़कर देखा। एक युवक दीवार से टिका खड़ा था, उसकी निगाहें सीधे अन्ना पर थीं। आरव अन्ना का भाई। अन्ना की भौहें हल्की सी तनी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह पलटी और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। आरव की निगाहें उसके जाते हुए पैरों पर टिकी थी। फिर वह भी दूसरी दिशा में चला गया। रात के अंधेरे में तूफान छिपा हुआ था। यार्डली परिवार के तीनों युवा सदस्य, अन्ना, रोहिणी और आरव, अपने अपने विचारों में उलझे हुए थे। अपने कमरे में लौटते ही अन्ना ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया। मुझे अपनी ताकत वापस चाहिए, उसने खुद से कहा। अभी उसका शरीर बहुत कमजोर था। इस हालत में वह अपनी असली क्षमता का प्रयोग नहीं कर सकती थी। उसने आईने में खुद को देखा। उसकी कमजोर और पतली काया को देखकर उसकी मुट्ठी कस गई। मुझे खुद को फिर से मजबूत बनाना होगा। उसने सांस ली और व्यायाम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह अपनी पुरानी ताकत को वापस पाने के सफर पर चल पड़ी थी। लेकिन यह सफर आसान नहीं होने वाला था। चैप्टर 19। मैं कल रात जब बाहर गई थी, तो गलती से गिर गई और मेरा हाथ कैबिनेट से टकरा गया, रोहिणी ने शिकायती लहजे में कहा। ये कहते हुए उसने जानबूझकर अन्ना की ओर देखा। उसकी आंखों में साफ साफ तिरस्कार और नफरत झलक रही थी। अरविंद की नजरें भी अन्ना पर टिक गईं। क्या इसकी चोट का तुमसे कोई लेना देना है? अन्ना जो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, उसने ये सवाल सुन लिया। उसकी नजर रोहिणी पर गई, फिर उसने सीधे पूछा, मुझे बताओ, क्या इसका मुझसे कोई लेना देना है? रोहिणी ने होंठ दबाए। कल रात अन्ना द्वारा कहे गए शब्द याद आए। बहुत मुश्किल से उसने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की। इसका अन्ना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके लहजे में शिकायत और डर झलक रहा था। वसुंधरा ने अन्ना को घूरा। उसे पूरा यकीन था कि उसकी प्यारी बेटी की ये हालत अन्ना की वजह से हुई थी। अरविंद के यहाँ से चले जाने के बाद वह इस छोटी सी मुसीबत से खुद निपटेगी। रोहिणी की बातें सुनकर अरविंद ने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने अपना सामान पैक किया। वसुंधरा,
रोहिणी और आरव को कुछ हिदायतें दी और फिर हवेली से चला गया। इस पूरे घटनाक्रम में केवल अन्ना ही चुप रही। आखिरकार भले ही अरविंद ने उसे कभी अपनापन नहीं दिया, लेकिन वो वही थी जिसने उसे नजरअंदाज कर दिया और यार्डली मेंशन की संपत्ति पर अपना हक कायम रखा। आज सिर्फ अरविंद के जाने का दिन नहीं था, बल्कि पोलारिस अकादमी के नए साल की शुरुआत भी थी। नया दिन, नई शुरुआत। गाड़ी में बैठते ही रोहिणी ने आदेश दिया, चलो जल्दी ड्राइव करो। लेकिन मिस अन्ना अभी, ड्राइवर बोलते हुए हिचकिचाया। तुम्हें उनका इंतजार क्यों करना है? मैंने कहा, चलो, रोहिणी ने चिढ़ते हुए कहा। जी, मिस यार्डली। ड्राइवर नया था, उसे यार्डली परिवार के रिश्तों की गहराई का ज्यादा अंदाजा नहीं था। पहले यह कार लगभग रोहिणी की निजी सवारी बन चुकी थी। जब अन्ना हवेली के मुख्य द्वार से बाहर आई तो उसने दूर जाते हुए कार की टेल लाइट्स को फीका होते देखा। हॉर्न! अचानक उसके कानों में हॉर्न की तेज आवाज गूंजी। एक काली कन्वर्टिबल कार उसके सामने आकर रुकी। आरव, अन्ना ने ड्राइवर की सीट पर बैठे व्यक्ति को देखा और बेपरवाही से अभिवादन किया। ड्राइवर की सीट पर बैठा युवक कोई और नहीं, बल्कि उसका भाई आरव था। तुम बदल गई हो। आज आरव ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, जो उसके व्यक्तित्व को और निखार रही थी। उसके चेहरे पर एक अनकहा आकर्षण था। उसकी नजर अन्ना पर गई और हल्की हैरानी उसके चेहरे पर छा गई। अन्ना ने भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, लेकिन उसने स्कर्ट के बजाय पेंट चुना था। ऊपर सादी सफेद शर्ट और बाल जो पहले लंबे थे, अब छोटे हो चुके थे, कंधों तक। पहली नजर में यह पहचानना मुश्किल था कि वह लड़की है या लड़का। वह अब बागी लग रही थी। अन्ना के अभिवादन से आरव थोड़ा असहज हुआ, जैसे उसे यह अंदाज पसंद नहीं आया। क्या तुम अंदर आ रही हो? उसने ठंडी आवाज में पूछा। अन्ना अपनी कार की चाबी से खेल रही थी। उसके पास अपनी खुद की कार थी, जो उसके दादाजी ने 16वें जन्मदिन पर गिफ्ट की थी। लेकिन पहले की अन्ना को गाड़ी चलाना नहीं आता था, इसलिए वह बस गैरेज में धूल खा रही थी। वह खुद ड्राइव करने वाली थी, लेकिन जब मुफ्त में सवारी मिल रही थी तो उसने उसे ठुकराना सही नहीं समझा। बिना कुछ कहे उसने कार का दरवाजा खोला और यात्री सीट पर बैठ गई। आरव ने एक नज़र अन्ना पर डाली, फिर पैडल दबाया और कार स्टार्ट हो गई। पूरे रास्ते दोनों में से किसी ने कोई बात नहीं की। अन्ना ज्यादा बातूनी नहीं थी और जब बात करनी होती तो वह सीधे मुद्दे पर आती थी। तुम बदल गई हो, आरव ने अचानक कहा। अन्ना की आंखों में हल्की हैरानी झलकी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। कार अचानक झटके से रुकी। अगर अन्ना सामान्य लड़की होती तो वह आगे गिर जाती, लेकिन वह अपनी जगह पर स्थिर रही। तुम वह नहीं हो, आरव ने गहराई से उसे देखा। 15 साल के उस लड़के की आंखों में अजीब सा ठहराव था, एक ऐसी ठंडक जो उसकी उम्र से कहीं बड़ी लगती थी। अन्ना ने हल्का सिर झुकाया और आरव की हल्की मुस्कान देखी। आरव ने अपने और अन्ना के बचपन को याद कर कहा, जब हम छोटे थे तुम हमेशा संतरे के लॉलीपॉप के लिए मेरे पीछे भागती थीं। आरव की आंखों की सख्ती धीरे धीरे नरम पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी बहन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। अन्ना ने दूर देखा। कोई हमेशा कमजोर नहीं रह सकता, बस उन्हें बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। आरव ने अन्ना को देखा, जो उसके ठीक बगल में बैठी थी। वह अन्ना थी, फिर भी वह वैसी नहीं लग रही थी। उसने गहरी सोच में डूबते हुए अन्ना के शब्दों को तौला। क्या ये सच में वही घटनाएं थीं जिन्होंने उसे बदल दिया था? अन्ना अचानक मुस्कुराई और आरव की तरफ देखा। क्या तुम एक ऐसी बहन चाहते हो जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए काफी मजबूत हो, या फिर एक ऐसी जो इतनी कमजोर हो कि कोई भी उसे रौंद सके? उसकी नजरें स्थिर थीं, आरव की आंखों में झांकती हुईं। आरव कुछ देर के लिए चुप रहा। अन्ना जानती थी कि उसका परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ,
लेकिन अपने करीबी लोगों को इसके लिए तैयार करना बेहतर था, बजाय इसके कि वे अंदाजे लगाते रहें। आखिरकार जब से उसने अन्ना यार्डली के शरीर को अपनाया था, वह अब वही थी और उसे इस जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करना होगा। आरव ने भौहें सिकोड़ी, कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर घुमाया, एक्सीलेटर दबाया और कार फिर से आगे बढ़ गई। देखते हैं कि तुम यह कर सकती हो या नहीं, आरव ने अंत में कहा। उसकी आवाज में तिरस्कार की हल्की झलक थी। चैप्टर 20। अन्ना यार्डली के होठों पर हल्की मुस्कान थी, रहस्यमयी और ठहरी हुई। वह आरव के साथ गाड़ी में बैठी थी और उन्हें रायगढ़ अकादमी के गेट तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। गेट के बाहर कई लग्जरी कारें कतार में खड़ी थी। महंगी गाड़ियों की एक झलक ही उनके मेक और मॉडल को पहचानने के लिए काफी थी। अन्ना जैसे ही कार से उतरी, आरव ने उस पर एक नजर तक नहीं डाली। उसने अपने बैग को कंधे पर टांगा और सीधे अकादमी के गेट की तरफ बढ़ गया। अन्ना को यह अजीब नहीं लगा। बचपन से ही आरव के साथ उसका रिश्ता कभी भी सहज नहीं रहा था। आज उसने खुद उसे स्कूल लाने की पेशकश की। यह ठीक वैसे ही था जैसे सूरज पश्चिम से उगाया हो। वह कुछ क्षण वहीं खड़ी रही, अपनी आंखों से विशाल और भव्य रायगढ़ अकादमी के प्रवेश द्वार को देखती रही। यह वही अकादमी थी जहां देश के अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। हल्के से मुस्कुराते हुए उसने अपना बैग कंधे पर टांगा और अकादमी के गेट के अंदर कदम रखा। रायगढ़ अकादमी में प्रवेश। सुबह की क्लास शुरू होने में अभी कुछ वक्त था। ज्यादातर छात्र अपने अपने क्लासरूम की ओर जा रहे थे। अन्ना जब भीड़ से होकर गुजरी तो कई लोगों की नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। उसका आकर्षण स्वाभाविक था, लेकिन वह हमेशा सिर झुकाकर चलती थी, जिससे उसकी खूबसूरती को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता। आज उसने सफेद शर्ट पहनी थी, जिसके कॉलर पर एक काले रंग की धनुष टाई लगी थी। उसकी तिरछी उलझी हुई बैंग्स उसके माथे पर गिर रही थी और उसके कंधे तक के बाल एक विद्रोहीपन की कहानी कह रहे थे। वह किसी रहस्यमयी कॉमिक बुक कैरेक्टर जैसी लग रही थी, संयमित, शांत और बिल्कुल अलग। उसके अंदर एक सैनिक जैसी सख्त चाल थी, जिसने उसके मूल स्त्रीत्व को पूरी तरह से ढक दिया था। पास से गुजर रही लड़कियां उसे देखकर फुसफुसाने लगीं। क्या ये कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट है? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह कक्षा एफ की अन्ना यार्डली जैसी दिख रही है। अब जब तुमने कहा तो सच में वह अन्ना जैसी ही लग रही है। लड़के और लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगे। क्लास एफ, अपमान और चुनौतियां। जैसे ही क्लास शुरू होने वाली थी, अन्ना ने क्लास एफ में प्रवेश किया। रायगढ़ अकादमी में हर ग्रेड को छात्रों की शैक्षणिक क्षमता और पारिवारिक स्थिति के आधार पर विभाजित किया गया था। क्लास एस सबसे प्रतिष्ठित परिवारों के सबसे होनहार छात्र, क्लास ए उच्च वर्ग के प्रतिभाशाली छात्र। इसके बाद बाकी क्लासें इसी क्रम में नीचे जाती थी। लेकिन क्लास एफ एक अपवाद थी। यह वह जगह थी जहां अकादमी के सबसे गैर जिम्मेदार, अनुशासनहीन और खराब प्रदर्शन करने वाले छात्रों को रखा जाता था। कुछ को उनके परिवार के नामों के कारण यहाँ एडमिशन मिल गया था, लेकिन उनमें से अधिकतर ऐसे थे जिन्हें कोई और क्लास लेने को तैयार नहीं था। अन्ना यार्डली भी इसी कक्षा में थी। जैसे ही वह क्लास में पहुंची, पहले हंसी मजाक में लगे छात्र एकदम चुप हो गए। ये कौन है? कोई नया स्टूडेंट? अन्ना स्थिर कदमों से अपनी सीट की ओर बढ़ी और शांति से बैठ गई। एक पल में ही पूरी क्लास में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या ये सच में अन्ना है? अरे, मुझे लगा कि ये कोई नया लड़का है। एक लड़की ने अन्ना की ओर देखते हुए अपने पीछे बैठे लड़के से पूछा। अरे, तुम लोगों ने उस अफवाह के बारे में सुना? पीछे बैठे लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। सुना है, लेकिन यकीन नहीं होता कि वो अभी भी स्कूल आने की हिम्मत रखती है। शायद उसे लगता है कि उसने कोई सम्मान नहीं खोया। उसे देखकर लग रहा है कि इसमें हिम्मत कूट कूट कर भरी है। अन्ना ने सब कुछ सुन लिया। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। फिर से वही अफवाहें। रोहिणी। उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। यह सब रोहिणी का किया धरा था। हर बार जब रोहिणी स्कूल आती, वह अन्ना के बारे में कुछ न कुछ अफवाहें फैला देती थी। अभी वह यही कर रही थी। तभी दरवाजे पर वंदना की आवाज गूंजी। एक महिला, जिसने एक सख्त पेशेवर सूट पहना था, क्लासरूम में दाखिल हुई। बच्चों। क्लास एफ के स्टूडेंट ने उसकी ओर देखा, फिर अपनी जगह बैठ गए, जैसे उनकी कोई दिलचस्पी न हो। टीचर पोडियम पर आई। उसने जल्दी से बच्चों की गिनती की और उसकी नजर कुछ पलों के लिए अन्ना पर ठहर गई। उसने अपने चश्मे को एडजस्ट किया और फिर कहा, अन्ना। जैसे ही ये 3 शब्द निकले, पूरी क्लास जोर जोर से हंस पड़ी। हाँ 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 हाँ। यहाँ तक कि वे छात्र भी हंसने लगे, जो आमतौर पर शांत रहते थे। केवल 2 लोग शांत थे,
अन्ना और उसके बगल में बैठा एक आकर्षक युवक जो अपने लैपटॉप में डूबा हुआ था। अन्ना ने शिक्षिका की ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं, आत्मविश्वास से भरी हुई। हाँ, शायद अन्ना के सख्त हावभाव ने माहौल बदल दिया। वे छात्र जो उसका मजाक उड़ाने वाले थे, अचानक खुद को हंसने से रोक नहीं पा रहे थे। टीचर को यह अजीब लगा। नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रही थी, आज ये लड़की इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई क्यों दिख रही है। चैप्टर 21। क्या आजकल ये अफवाहें नहीं चल रही कि वह, लेकिन मुझे क्लास को संभालना है, आज कैसे करूं। जल्द ही वंदना मैडम ने पढ़ाना शुरू कर दिया। छात्र अपनी अपनी एक्टिविटीज में लगे थे, जैसे कि किसी ने किसी को परेशान न करने की मौन सहमति दे दी हो। ये माहौल ऐसा था जैसे क्लास में एक अनकही अंडरस्टैंडिंग बन चुकी हो। अन्ना ने एक निगाह डाली और अपनी याददाश्त के आधार पर क्लास के हर स्टूडेंट को पहचानने लगी। क्लास एफ में कुछ इन्फ्लुएंशियल फैमिली के बच्चे थे, तो वहीं कुछ ऐसे भी थे जो अपने टैलेंट की वजह से फेमस थे। उसके ठीक बगल में लुकास बैठा था, जो अपने लैपटॉप में पूरी तरह डूबा हुआ था। कहा जाता था कि उसके पेरेंट्स जोब्रिंगटन के हैकर अलायंस से जुड़े थे और वह खुद भी एक कंप्यूटर जीनियस था। बावजूद इसके कि उसकी शक्ल सूरत काफी आकर्षक थी, वह हमेशा अनस्मार्टली ड्रेस्ड रहता था, जैसे एक घर में रहने वाला बंदा जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। वह ज्यादा बोलता भी नहीं था। क्लास में उसके एक दिन में 5 वाक्य भी सुनने को मिल जाए तो बड़ी बात होती। अचानक, डोंट स्टॉप, मेक इट पॉप, डीजे ब्लो माई स्पीकर्स अप। ओए, ये क्या रोज रोज वही गाना गाने लग जाता है। एक लंबा लड़का खड़ा हुआ और गाने वाले लड़के पर किताब फेंक मारी। मुझे हर दिन एक ही गाना गाने में क्या दिक्कत है। वह लड़का उठ खड़ा हुआ और टेबल पर हाथ मारकर बोला। पलक झपकते ही दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते क्लास के स्टूडेंट्स 2 गुटों में बंट गए और पूरी क्लास मिनी रेसलिंग एरिना में बदल गई। लड़कियां घबराकर चीखने लगी। गाने वाला लड़का रवि शूमर था। उसकी माँ एक फेमस एक्ट्रेस थी और उनका परिवार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम था। झगड़ा शुरू करने वाला लड़का था सोनू, जो कि एक बॉक्सिंग चैंपियन का बेटा था। लंबा, गठीला और हमेशा फिजिकल स्ट्रेंथ में भरोसा रखने वाला। उसके लिए छोटी छोटी बहसें भी मुक्कों में बदल जाती थी। अन्ना अब आगे बोली, आप पढ़ाना जारी रखें मैम। अन्ना के अचानक बोले गए इन शब्दों ने पूरे माहौल को जैसे फ्रीज कर दिया। वंदना, जो अभी तक सहमी हुई थी, चौंक गई। सच में, क्या क्लास एफ के स्टूडेंट्स अब टीचर की सुनने लगे थे। अन्ना को क्लास की सबसे कमजोर स्टूडेंट माना जाता था, लेकिन उसके ये 4 शब्द वंदना टीचर के अंदर कहीं खो चुकी टीचिंग की आग को फिर से जगा गए। ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। वंदना ने जोश से पढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ लुकास, जो अपने कोडिंग प्रोजेक्ट में बिजी था, अचानक अन्ना की ओर देखने लगा। उसकी गहरी आंखों में कुछ हैरानी झलक रही थी। अन्ना ने टेबल पर अपनी उंगलियां हल्के से थपथ पाई। उसकी नजर किताब पर थी। होंठों पर हल्की सी स्माइल आई। क्लास एफ है ना? ये तो मेरी सोच से कम बोरिंग लग रही है। इस बीच प्रिंसिपल के ऑफिस में सत्येंद्र ने 2 लोगों को अंदर बुलाया। मिस्टर अरविंद, मिस्टर शेखावत आ गए हैं। एक आदमी जो लंबा और फिट था अंदर आया। उसने बेज कलर की पैंट, व्हाइट शर्ट और मैचिंग वेस्टकोट पहना था। उसकी ड्रेसिंग स्टाइल उसे एक शाही लुक दे रही थी। दूसरा आदमी एक डार्क सूट में था, गंभीर लेकिन उतना ही आकर्षक। मिस्टर यार्डली। प्रिंसिपल तुरंत खड़ा हो गया और आदरपूर्वक हाथ मिलाया। प्रिंसिपल संजीव हल्के से मुस्कुराया और अपनी उंगलियां चटकाईं। उसके पीछे खड़ा उसका नौकर समझ गया और चुपचाप बाहर चला गया। प्लीज बैठिए। प्रिंसिपल बैठते हुए बोला, मिस्टर यार्डली, आपने कई बार मेरे पिता से पोलारिस अकेडमी में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने की बात की है ना? अरविंद ने सिर हिलाया। हाँ, रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ज्यादा फंडिंग चाहिए। स्कूल बोर्ड कुछ रकम इकट्ठी कर सकता है, लेकिन इसकी स्केल और प्रोजेक्ट्स इसे एक बड़ा खर्च बनाते हैं। प्रिंसिपल ने सोफे पर उंगलियां थपथ पाई, जैसे कुछ सोच रहा हो। क्लास के एंड में घंटी बजी और झगड़ा वहीं रुक गया। टीचर ऐसे भागी जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। वंदना का चेहरा सूजा हुआ था। एक बॉक्सर के बेटे से लड़ना कोई मजाक नहीं था। हालांकि स्कूल की फाइट्स का अपना एक अनलिखा रूल था, बस फ्रस्ट्रेशन निकालो और खत्म करो। और हाँ, हर किसी को लड़ाई से पहले अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी सोच लेना पड़ता था। लुकास, जो अब तक शांत बैठा था, अचानक नर्वस हो गया। उसकी स्क्रीन पर कुछ एरर आ रहा था। अन्ना ने बस एक निगाह डाली और बिल्कुल बेफिक्री से कहा, लाइन 340 पर कोड में ट्रांसमिशन एरर है। लुकास का कर्सर सीधा लाइन 340 पर गया।
उसने पूरा चेक किया और फिर खुशी से आंखें चमका दी। थैंक यू। वह अन्ना का आभारी था और फिर से कोडिंग में लग गया। लेकिन पूरी क्लास इस चीज को हैरानी से देख रही थी। लुकास आमतौर पर किसी से एक शब्द भी नहीं बोलता था। उससे थैंक यू सुनना, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। चैप्टर 22। अन्ना ने हल्की मुस्कान बिखेरी और कहा वेलकम। क्लास एफ के छात्र अचंभित थे। क्या अन्ना वाकई बदल गई है? अरे अन्ना, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? एक लड़की अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ी थी, आंखों में उकसावे का भाव था। वह लंबी और दुबली थी। रायगढ़ अकादमी की वर्दी में भी उसका शानदार फिगर अचूक था। अन्ना ने उसकी तरफ नजर उठाई। क्या है? मैंने सुना है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। क्या यह सच है या सिर्फ अफवाह? लड़की ने हंसते हुए पूछा और अन्ना को सिर से पैर तक देखा। उसका इशारा इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता था। बिना किसी सबूत के बेतहाशा बातें करना सबसे अच्छा नहीं है। बेशर्मी से बात करने से जहाज डूब जाते हैं। लड़की का चेहरा अचानक बदल गया। तुम्हारा क्या मतलब है अन्ना? तुम कौन हो जो मुझसे इस तरह की आवाज में बात कर रही हो? उसके बोलने से पहले ही अन्ना अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ी और अपना हाथ टेबल पर टिका दिया। उसकी ताकत के कारण लड़की का पूरा शरीर नीचे की ओर झुक गया। चूंकि किसी ने तुम्हें शिष्टाचार नहीं सिखाया, इसलिए मुझे तुम्हें सम्मान करना सिखाने दो। अन्ना का ऊपरी शरीर बिल्कुल नहीं हिला। उसने केवल अपने पैरों की ताकत का इस्तेमाल किया। क्लास एफ में हर कोई हक्का बक्का रह गया, यहां तक कि सोनू भी चौंक गया। वह अच्छी तरह जानता था कि इस स्तर को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। सोनू हमेशा अन्ना को अनदेखा करता था, जो क्लास एफ में सबसे पीछे रहती थी। अब उसे लगा कि उसे फिर से देखने की जरूरत है। अन्ना, मुझे जाने दो, लड़की गुस्से में चिल्लाई, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह अपनी पतली कमजोर टांगों को जरा भी हिला नहीं पाई। लड़की की सहेलियां कुछ करना चाहती थी, लेकिन वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। उनमें से एक ने स्टूल उठाया और अन्ना पर फेंक दिया। कुतिया! इससे पहले कि स्टूल अन्ना को लगे, वह तेजी से आगे बढ़ी और लड़की को लात मार दी, जो पहले टेबल पर उसके पैरों के नीचे दबी हुई थी। स्टूल जबरदस्त बल से आगे बढ़ा और लड़की पर जा गिरा। आउच! लड़की दर्द से चिल्लाई। हर कोई शोकर रह गया, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उनकी नजरें अन्ना पर टिकी थीं, जैसे कि वे उसे पहली बार देख रहे हों। लड़की ने उसे इतनी तीव्रता से देखा कि ऐसा लग रहा था कि वह उसे पूरी तरह से खा जाना चाहती थी। अब बाकी था इन सब पर अपना कंट्रोल बनाने का। अन्ना की नजर क्लास एफ के हर छात्र पर पड़ी। हालांकि उस समय उसकी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी अलौकिक क्षमताओं की बदौलत उसका शरीर लगभग ठीक हो चुका था। इसके अलावा उसके दोनों पैरों में 10 किलोग्राम का सैंडबैग बंधा हुआ था। नतीजतन उसका हर कदम उसके वास्तविक शरीर के वजन से कहीं ज्यादा भारी था। वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसका कद, जो औसत महिला से कहीं ज्यादा लंबा था, उस समय असाधारण रूप से प्रभावशाली दिखाई दे रहा था। चूंकि हम सहपाठी हैं, इसलिए मैं वास्तव में अपने किसी भी छात्र को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। हालांकि अगर अगली बार ऐसा हुआ, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, तो यह सिर्फ थोड़ी बहुत मेहनत नहीं होगी। वह पोलारिस अकादमी के नियमों से अच्छी तरह वाकिफ थी। इस स्कूल में लगभग सभी छात्र शक्तिशाली परिवारों से आते थे। स्कूल के भीतर एक अलिखित नियम था, चाहे कुछ भी हो जाए, परिवार या बड़े लोग कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर कोई अपने परिवार को स्कूल के मामलों में शामिल करता है, तो उसे सभी द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाएगा। भले ही बाद में वे उच्च पद पर हों, लेकिन स्कूल के भीतर उनके रिश्ते टूट जाएंगे। यहाँ किसी का भविष्य पूरी तरह से उसकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता था। अन्ना का बढ़ता प्रभाव। अन्ना जानती थी कि अगर वह लड़की के खिलाफ कोई कार्रवाई भी करती है, तो भी उसके परिवार पर इसका कोई असर नहीं होगा। लड़की ने नाराजगी से अन्ना को घूरा, लेकिन कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। हालांकि लूसीफर की एक नजर ने उसे वहीं रोक दिया। अन्ना ने लूसीफर की तरफ देखा। वह क्लास एफ का लीडर था। उसकी यादों के अनुसार लूसीफर अपने असाधारण मार्शल कौशल के कारण स्वाभाविक रूप से क्लास एफ का प्रमुख बन गया था। हालांकि उसकी एक अजीबोगरीब आदत थी। वह विशेष रूप से किसी को भी उसके सामने बचकानी हरकतें करते हुए देखना पसंद नहीं करता था। उसके सामने झूठे नाटक करने वाले उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। लूसीफर ने लड़की को देखने के बाद बस एक नजर डाली और शांत भाव से सिर हिलाया। अन्ना ने उसकी आंखों में गहरी समझदारी देखी। उनकी आंखें मिली। अन्ना ने लूसीफर को एक विनम्र लेकिन दूर की मुस्कान दी, फिर मुड़कर क्लास से बाहर चली गई। लूसीफर, लड़की कुछ हद तक नाराज थी। हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? लूसीफर ने अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। लड़की ने पलटकर कहा, तुम सोनू से लड़ रहे थे। सोनू बेपरवाही से आगे बढ़ा। उसने लूसीफर के कंधे पर हाथ रखा। शरारती मुस्कान के साथ, जो अश्लीलता की सीमा पर थी, उसने कहा, हम लड़ नहीं रहे थे, हम एक दूसरे से सीख रहे थे। चैप्टर 23। तेज कदमों से चलते हुए लूसीफर ने सोनू को दूर धकेल दिया। हटो यहाँ से, तुम बेवकूफ।
हम्फ, रिया ने गुस्से में दांत पीसे। उसकी नजर अन्ना पर थी, जो दरवाजे से बाहर निकल रही थी। बस देखती जाओ, मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगी। अन्ना क्लास से बाहर निकल गई। भले ही उसकी आत्मा सिया की थी, लेकिन ये स्कूल, ये जगह उसके लिए नहीं थी। फिर भी उसकी पुरानी यादें अब भी जहन में थी, जो उसे यार्डली मेंशन और रायगढ़ की गलियों से जोड़ती थी। वह इस दुनिया में स्कूल लाइफ को लेकर एक्साइटेड थी। शायद यह जगह अब उसका असली घर बनने वाली थी। तभी कुछ लड़कियों ने उसे चलते हुए देखा और फुसफुसाना शुरू कर दिया। क्या? एक नया हैंडसम लड़का क्लास एफ में कब आया? अरे पागल, ध्यान से देख, ये तो अन्ना है। बस बाल कटवा लिए और पैंट पहन ली तो क्या? लड़ाई झगड़े में तो ये जीरो है। दूसरी लड़की ने तिरस्कार से मुंह घुमा लिया। चारों तरफ से फुसफुसाहट बढ़ने लगी। वैसे मैंने सुना है कि अन्ना के लिए ये सब नया नहीं था। उसके चारों ओर घृणा और दया के मिलेजुले भाव थे। जब भी कोई लड़की उसे देखती, पहले तो उसकी सुंदरता पर चौंकती, फिर जैसे ही पहचानती कि वो कौन है, उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता। लड़कों ने भी उसे तिरस्कार से देखा। अन्ना ने एक नजर उन सब पर डाली और ठंडी सांस भरी। मुझे एक दिन सोनू से गंभीर बातचीत करनी होगी। वो मुश्किल से 2 कदम आगे बढ़ी थी कि अचानक उसके सामने इंसानों की एक दीवार खड़ी हो गई। अन्ना ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। एक लंबा, स्मार्ट और प्रभावशाली युवक उसके सामने खड़ा था। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म की टाई लापरवाही से ढीली थी, हाथ पैंट की जेबों में डाले हुए था। उसके पीछे लड़कों का एक झुंड था, जो साफ तौर पर उसके फॉलोअर्स लग रहे थे। अन्ना? राघव सिंघानिया ने संदेह से पूछा। उसका लहजा काफी अजीब था। हाँ, अन्ना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। राघव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। यादों में उसकी तस्वीर बिल्कुल अलग थी, एक कमजोर, डब्बू लड़की, जो उसके सामने आते ही शर्मा जाती थी। लेकिन अब उसके बाल छोटे थे, चाल में आत्मविश्वास था, और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी जो पहले थी। अन्ना ने अपने जहन में सामने खड़े लड़के का नाम तेजी से याद किया और तुरंत समझ गई कि ये कौन है। राघव सिंघानिया, भारतीय सेना में एक नामचीन परिवार का वारिस। उसका और अन्ना का बचपन का रिश्ता था। दोनों के परिवारों की दोस्ती भी पीढ़ियों पुरानी थी। पर अहम बात यह थी कि इनके दादा दादी ने इनके बचपन में ही सगाई तय कर दी थी। यानी राघव सिंघानिया असल में उसका मंगेतर था। लेकिन हकीकत? उसे अन्ना से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी रुचि हमेशा रोहिणी में रही थी। अविश्वास से भरा, राघव एक बार फिर उसे सिर से पैर तक देखने लगा। क्या तुम सच में वही अन्ना हो? पहले जब भी अन्ना उसे देखती थी तो हमेशा नर्वस हो जाती थी, पर अब वो सीधा उसकी आंखों में देख रही थी। अचानक उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अगर और कुछ नहीं है तो मैं जा रही हूँ। उसके पास इस बिगड़ैल अमीरजादे पर अपना समय बर्बाद करने का वक्त नहीं था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, राघव ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी। अन्ना की आंखें ठंडी हो गईं। हाथ छोड़ो। एक पल के लिए राघव झिझका, फिर जाने दिया। उसके पीछे खड़े लड़कों ने गुस्से से चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर सिंघानिया से इस तरह बात करने की? क्या तुम मरने की इच्छा रखती हो? लड़की हो तो क्या? इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें बख्श देंगे। राघव को एहसास हुआ कि उसका यूं हाथ छोड़ना एक गलती थी। फिर उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वैसे सुना है कि मिस यार्डली इन दिनों कुछ नए दोस्तों के साथ घूम रही हैं। उसका लहजा व्यंग्य से भरा था। पास खड़े स्टूडेंट्स ने कान खड़े कर लिए। हालांकि राघव ने कुछ सीधा नहीं कहा, लेकिन सब समझ गए कि वो अन्ना के बारे में चल रही अफवाहों का जिक्र कर रहा था। अन्ना ने आंखें संकरी कर उसे घूरा। राघव ने ठहाका लगाया और ऊंची आवाज में कहा, सुन लो सब, मुझे बेवकूफ बनने का कोई शौक नहीं है। नहीं, मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसकी इज्जत पर दाग हो। इसलिए आज के बाद हमारी सगाई खत्म। उसकी बात सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। सच तो ये था कि राघव पहले से ही सगाई तोड़ना चाहता था, लेकिन परिवार के दबाव के कारण रुकता जा रहा था। अब उसे एक परफेक्ट मौका मिल गया था। अन्ना चुपचाप खड़ी रही। फिर अचानक वो मुस्कुराई। एक बेहद ठंडी, दिल को दहला देने वाली मुस्कान। अच्छा किया राघव, मैं भी तुम्हारी शक्ल देखने की इच्छुक नहीं थी। इतना कहकर उसने अपनी कलाई झटका दी और सीधे वहां से चली गई। पीछे सिर्फ राघव सिंघानिया खड़ा रह गया। एक झटके में सारा ध्यान खींचने के बावजूद खुद को हारा महसूस किया। चैप्टर 24। अन्ना यार्डली पूरी तरह से इमोशनलेस थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, ना शर्मिंदगी, ना गुस्सा, ना आंसू, जैसा कि सभी ने उम्मीद की थी। उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसी वे कल्पना कर रहे थे। कुछ लोग तो उसके रोने का वीडियो बनाने तक के लिए तैयार थे, लेकिन अन्ना की प्रतिक्रिया ने सबको चौंका दिया। उसकी आंखों में वही भाव थे, जैसे कोई सीधा साधा इंसान किसी मेलोड्रामेटिक रोमांस ड्रामा को देखकर रखता है। अचानक वह हल्का सा मुस्कुराई। एक अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा था। क्या तुम सगाई तोड़ने की सोच रहे हो?
राघव ने अन्ना का मजाक उड़ाते हुए कहा। हाँ तो क्या? अन्ना ने उदासीनता से जवाब दिया। क्या तुम्हारी माँ इसके लिए राजी हो गई है? राघव दंग रह गया। क्या? अन्ना ने आगे कहा। क्या तुम्हारे पिता ने इस पर सहमति दी है? राघव और उसके आसपास खड़े लोग सन्न रह गए। अन्ना के होठों का कोना हल्का सा उठा, उसकी आवाज अब ठंडी और तीखी थी। क्या तुम्हारे दादा दादी भी इसके लिए तैयार हैं? राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। अन्ना की तीव्रता बढ़ती जा रही थी, उसकी आवाज में दबाव था जो राघव को विचलित कर रहा था। आसपास के लोग चौंक गए थे, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। राघव बेचैन महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने इस बारे में अपने परिवार की स्वीकृति नहीं ली थी। जब तक तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य इस फैसले से सहमत नहीं है, तब तक तुम होते कौन हो सगाई तोड़ने वाले? अन्ना ने ठंडे स्वर में कहा। अन्ना हमेशा एक सख्त सैनिक रही थी। उसके शब्दों और हावभाव में उसकी सैन्य आते झलक रही थी। यह उसके व्यक्तित्व का हिस्सा था, जिसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता था। इसके अलावा वह सिर्फ एक सैनिक नहीं, बल्कि एक कमांडर थी। उसकी आवाज में हमेशा एक अधिकारपूर्ण दबाव होता था, मानो वह किसी उच्च पद पर बैठी हो। हालांकि वह राघव से लंबी नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में ऐसा कुछ था जो उसे दूसरों से ऊंचा दिखा रहा था। उसकी ठंडी निगाहें और आभा ने सबको झकझोर दिया। आसपास खड़े छात्रों के मुंह खुले रह गए। राघव के चेहरे पर गहरी लज्जा उभर आई। क्या मैं, राघव, इस लड़की के सामने अपमानित हो रहा हूँ? और सबसे बुरी बात, यह वही लड़की थी जिससे वह सगाई तोड़ने जा रहा था। उसने अपने आसपास खड़ी भीड़ पर गुस्से से नजर डाली। छात्र पीछे हट गए, उनकी फुसफुसाहट धीरे धीरे शांत हो गई। तो क्या हुआ अगर मेरे परिवार ने अपनी मंजूरी नहीं दी? तुम्हें क्या लगता है कि वे हमारे घर में एक बदनाम औरत को अपनाएंगे? राघव ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अन्ना को एक तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ देखा। मजाकिया बात है, कौन सोच सकता था कि एक बेकार लड़की भी कुछ दिनों के लिए गायब होने के बाद इस तरह पलटवार कर सकती है। अन्ना ने लंबी सांस ली। क्या इस शरीर की असली मालकिन ने लोगों को इतना परेशान किया था? अगर इस शरीर में उसकी आत्मा नहीं होती, तो शायद उसे मार दिया जाता या वह खुद ही मर चुकी होती। उसी समय दूर खड़ा आर्यन इस पूरी स्थिति को देख रहा था। वह जाने ही वाला था, लेकिन किसी कारणवश उसके कदम खुद ही मुड़ गए। खबर सुनते ही रोहिणी भी आ गई। वह इस नजारे को देखने का मौका नहीं छोड़ सकती थी। अन्ना का अपमान, बस यही एक बात उसे सुकून दे सकती थी। इसी बीच कक्षा के अन्य स्टूडेंट भी वहां इकट्ठा हो गए। थोड़ी ही देर में स्कूल में अफरातफरी मच गई। भीड़ इतनी बढ़ गई कि कुछ टीचर को डर लगने लगा कि कहीं यह मामला हाथ से बाहर न चला जाए। अन्ना ने राघव को देखा, उसका स्वर ठंडा था। यार, काटने वाले बेकार लोग नहीं होते, काटने वाले कुत्ते होते हैं, जैसे तुम। अन्ना एक कमांडर रह चुकी थी। उसके अधीनस्थों को आदेश देने का उसका एक अलग ही अंदाज था। राघव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अन्ना, तुम मुसीबत मोल ले रही हो। वह गुस्से में आगे बढ़ा और एक हाथ से अन्ना का कॉलर पकड़ लिया। वह उसे थप्पड़ मारने ही वाला था कि अचानक उसकी कलाई किसी ने जोर से पकड़ ली। राघव को एक झटका लगा। एक तीव्र दर्द की लहर उसके हाथ में दौड़ गई और अगले ही पल उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया। राघव ने ऊपर देखा। उसके सामने आर्यन खड़ा था, एक लंबा, प्रभावशाली युवक जिसकी आंखों में गहरा गुस्सा था। उसने स्कूल की आम यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, बल्कि सादे कपड़ों में था, लेकिन फिर भी उसकी आभा किसी आम व्यक्ति की नहीं लग रही थी। उसके पीछे कुछ लोग खड़े थे, एक असिस्टेंट और 2 अंगरक्षक, जो उसकी ताकत और रुतबे का एहसास दिला रहे थे। राघव के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह हिल भी नहीं सका। अन्ना की निगाहें अपने नए रक्षक पर गईं। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसने बस राघव का हाथ झटकते हुए छोड़ दिया। अगले ही पल राघव कई कदम पीछे हट गया। अगर उसके दोस्त उसे थामते नहीं, तो वह जमीन पर गिर चुका होता। राघव ने अपनी सूजी हुई कलाई पकड़ी और दर्द से करा उठा। तुम कौन हो? उसने ठंडी आवाज में पूछा। उसका लहजा अब भी अकड़ भरा था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। यह व्यक्ति कोई साधारण आदमी नहीं लग रहा था, और पोलारिस अकादमी में कोई आम आदमी तो दाखिल नहीं हो सकता था। चैप्टर 25। पीछे खड़ा राघव का साथी हड़बड़ाते हुए बोला, मिस्टर सिंघानिया, ये मिस्टर आर्यन है। मिस्टर आर्यन? राघव के दिमाग में तुरंत यह नाम गूंज उठा और उसका चेहरा सख्त पड़ गया। जिस इंसान की वो कल्पना कर सकता था, वो कोई और नहीं बल्कि सिंह ग्रुप का सीईओ आर्यन सिंह था। रायगढ़ में उसकी पहचान ताकत और रुतबे का प्रतीक थी। वह एक सैन्य परिवार से था, लेकिन फिर भी उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि किसी के लिए भी उससे प्रभावित हुए बिना रह पाना मुश्किल था। हालांकि राघव समझ नहीं पा रहा था कि आर्यन अन्ना की मदद क्यों कर रहा था। जैसे ही आर्यन ने अपने कदम अंदर रखे, भीड़ में एक हलचल मच गई। वो बहुत हैंडसम है, काश मैं उससे शादी कर पाती। ये तो मिस्टर आर्यन लग रहे हैं, किसी ने संकोच भरे लहजे में कहा। ये शब्द सुनते ही वहां मौजूद कुलीन घरानों के लोगों के चेहरे तुरंत बदल गए। उनकी आंखों में अब एक नया सम्मान झलक रहा था। उन प्रशंसकों की बकबक जो पहले शोर कर रही थी, अब अचानक शांत हो गई थी। भीड़ में खड़ी रोहिणी की नजरें सीधा आर्यन पर टिक गईं, जिनमें झलक रहा था सम्मान और हैरानी का एक मिश्रण। धिक्कार है, अन्ना ने इस आदमी को कब से जानना शुरू कर दिया?
हालांकि उसे यह नहीं पता था कि आर्यन कौन है, लेकिन उसकी आंखों में वो आकर्षण था जो अनायास ही ध्यान खींच रहा था। कम उम्र के बावजूद उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा प्रभाव था। उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड और सचिवों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह कितने ऊंचे मुकाम पर था। वहां मौजूद लोगों के चेहरे देखकर कोई भी कह सकता था कि आर्यन एक बेहद शक्तिशाली शख्सियत थी। मिस्टर सिंघानिया के परिवार की जड़ें सेना में रही हैं, है न? आर्यन के पीछे खड़े व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। एक सैन्य परिवार के वारिस के रूप में किसी स्कूल में एक लड़की को धमकाना तो कतई शोभा नहीं देता, और फिर वो तुम्हारी मंगेतर भी है। अगर यह खबर बाहर चली गई तो अच्छा नहीं लगेगा, है न? राघव ने आर्यन को देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल किया और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह आप हैं, मिस्टर आर्यन। फिर उसने अन्ना की ओर देखा और कहा, यह मेरी मंगेतर है। यह कुछ ऐसी हरकतें कर रही थी जो इसे नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए मैं थोड़ा नाराज हो गया। मुझसे सहन नहीं हुआ। और मंगेतर? आर्यन की आवाज में ठंडापन था, जिसमें कहीं एक दबा हुआ खतरा भी था। राघव एक पल को अनिश्चित हो गया कि क्या जवाब दे। अन्ना ने जल्दी से अपना कॉलर ठीक किया, जिसे राघव ने कुछ देर पहले पकड़कर खींच लिया था। क्या तुमने अभी अभी कहा था कि तुम सगाई तोड़ रहे हो? अन्ना के ये शब्द राघव को चिढ़ाने के लिए काफी थे। तुम इतनी बार सगाई तोड़ने की बात क्यों कर रही हो? अन्ना एक पल को रुकी, फिर तंज भरे अंदाज में बोली, तुम डांट खाने के बाद भी इसे नहीं तोड़ रहे? तुम इतने चंचल क्यों हो? राघव को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे जवाब दे। आर्यन की भौहें हल्की सिकुड़ गईं, वह दोनों को झगड़ते देख रहा था, जैसे आसपास कोई और मौजूद ही न हो। किसने कहा कि मैं सगाई नहीं तोड़ रहा? राघव ने झुंझलाहट में जवाब दिया, अन्ना तुम बस इंतजार करो। मैं आज ही घर जाकर हमारे बीच की शादी का यह समझौता खत्म कर दूंगा। अन्ना ने हल्का सा कंधा उचकाया और कहा, ठीक है। राघव के भीतर एक अजीब सी जलन थी। यह ऐसा गुस्सा था जो उसने बचपन से कभी महसूस नहीं किया था, और यह गुस्सा उसे किसी और ने नहीं बल्कि अन्ना ने दिलाया था। उसने गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और फिर अपने साथियों को इशारा किया कि वह जा रहा है। अन्ना ने हल्की सी मुस्कान छुपाई और सही शब्द ढूंढते हुए हल्के स्वर में बोली, मैं। राघव, जो अभी अभी कुछ कदम चला था, ठिठक गया। उसकी मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और गुस्से में तेजी से वहां से चला गया। भीड़ में खड़े स्टूडेंट धीरे धीरे गोसिप करने लगे। क्या क्लास एफ की अन्ना ने क्लास ए के राघव सिंघानिया को हरा दिया? यह एक असामान्य घटना थी। अतीत में अन्ना को हमेशा अनदेखा किया जाता था, उसे हाशिए पर रखा जाता था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। आर्यन की तीखी आंखें भीड़ पर दौड़ी और उसने कहा, करण। समझ गया। करण ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी उंगलियां चटकाई। काले सूट पहने दो बॉडीगार्ड जो आर्यन के पीछे खड़े थे, तुरंत आगे बढ़े। भीड़ में मौजूद लोग समझ गए कि ये दोनों सिर्फ साधारण बॉडीगार्ड नहीं थे। उनकी आंखों में वह धार थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने असली खून खराबा देखा हो। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी और स्कूल की घंटी बजते ही सब वापस अपनी अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। अब वहां केवल दो लोग बचे थे, अन्ना और आर्यन। अन्ना ने सिर उठाकर आर्यन को देखा, फिर उसकी नजर उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड पर गई। उसके दिल में एक अजीब सा विस्मय हुआ। ये लोग, ये वाकई में पूर्व स्पेशल फोर्स के सैनिक हैं। तुमने अपने बाल क्यों कटवा लिए? आर्यन ने अन्ना के बालों पर नजर डाली, उसकी आंखों में हल्की नाराजगी की झलक थी। अच्छा, कम से कम देखने में बहुत बुरा तो नहीं लग रहा। जैसे ही उसने कहा, उसने हल्के से अन्ना के बालों को बिखेर दिया। अन्ना ने तुरंत सिर घुमाया, उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। क्या हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं? वह इस आदमी से सिर्फ एक बार मिली थी और उनके बीच कोई खास बातचीत भी नहीं हुई थी। फिर भी आर्यन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह उसे बहुत अच्छे से जानता हो।